हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमने अपने लास्ट लेक्चर से एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। हमने पिछले लेक्चर में क्लासिकल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, हमने न्यूटन के लॉज देखे और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो इसके अंडर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट लॉज को स्टडी करेंगे जो कि किसके साथ रिलेटेड होंगे, न्यूटन के फॉर्मूलाज के साथ। तो जिनमें से हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने अपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी किया था। तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू एम वी, दैट इज़ मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे ज़ीरो है। तो अगर मेरी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो इट मीन्स मेरा जो P है वो किसके इक्वल आ गया, किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ गया। तो इसको हम लोग बोल रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे अब। तो अब हमने वहाँ पे देखा दैट इज़ P इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया किसके बारे में, लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन के बारे में। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टिकल की बात करें, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, इट ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने कंजर्वेशन डिस्कस की अभी, वो थी फर्स्ट लॉ की हेल्प से। हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ की हेल्प से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज को हम लोग डी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम को पी से। ठीक है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाहरली फोर्स मेरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है अगर मेरे पार्टिकल के ऊपर, इट मीन्स मेरा पार्टिकल रेस्ट पे है, मेरे पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मेरा पार्टिकल रेस्ट पे है तो इट मीन्स उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और मेरा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मेरी वेलोसिटी ज़ीरो है तो मेरा ओवरऑल पी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इट मीन्स डी पी बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब अगर आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो तो मेरे जो लीनियर मोमेंटम पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इफ़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ज़ीरो देन द लीनियर मोमेंटम पी इज़ कंजर्व्ड। अगर टोटल फोर्स जो कि मेरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है वो ज़ीरो हो जाए तो मेरा लीनियर मोमेंटम पी क्या होगा, उस टाइम पे कंजर्व्ड होगा। तो अब ये तो था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस। अगर हमें डिस्कस करना है लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन को फॉर अ सिंगल पार्टिकल, तो आप चाहो तो इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बट अगर हमें इसे डेरिवेशन की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखने का एक और वे भी है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ और ये सब आपस में कंबाइन होकर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब कुछ आपस में कंबाइन करके, दैट इज कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ओके, तो स्टेटमेंट वही है, इफ द टोटल फोर्स एफ इज ज़ीरो देन पी डॉट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम लोग डी बाई डी टी की जगह पे पी के ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड द लीनियर मोमेंटम पी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ हमें क्या गिवन है कि टोटल फोर्स एफ किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल, हमें ये चीज़ गिवन है। फर्दर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाई डी टी, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डन। एम मेरे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मैं उसको अंदर भी लेके जा सकती हूँ। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम इंटू वी की जगह पे हम पी भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। डन। और अब डी पी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। तो ये चीज़ आ गई। अब दोनों साइड्स को हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास जो पी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। हमें यही तो प्रूफ करके देना था। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ, say origin, denoted by L,
इज़ डिफाइंड एज, तो अब यहाँ पे क्या है कि एंगुलर मोमेंटम हम लोग किसी पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो पार्टिकल किस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, पॉइंट ओ के अराउंड मूव कर रहा है, और हम इस ओ पॉइंट को क्या मान के चल रहे हैं कि वो एक ओरिजिन है किसी भी चीज़ का। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं एल के साथ, और एंगुलर मोमेंटम का फर्दर फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी, जहाँ पे आर वेक्टर क्या है मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, और पी वेक्टर क्या है मेरे पास लीनियर मोमेंटम है। डन। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या कर देंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले p को एज इट इज़ रखा और r के ऊपर अप्लाई किया, फिर r को एज इट इज़ रखा और p के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया। और हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज dr/dt, ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे हम लोग v वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। फर्दर लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। डन। और r को हमने एज इट इज़ रखा, लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी एज इट इज़ है। तो अब यहाँ पे हमने यही लिख रहा कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इन दोनों टर्म्स को यूज़ करेंगे। m मेरे पास क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे बाहर निकाल सकती हूँ। अब हमें मालूम, हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम लोग किसी दो सिमिलर वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो रिजल्ट ज़ीरो आता है। तो ओवरऑल मेरी ये दो टर्म्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ये दोनों टर्म्स अब मेरी ज़ीरो हो गई, तो मेरे पास पीछे से क्या बच गया, अब ये। डन। नाउ एज वी नो n टॉर्क इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो मतलब अब इसकी जगह पे हम लोग टॉर्क यानी n सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। मेरा dl/dt किसके इक्वल आ गया, टॉर्क n के इक्वल। तो यही है मेरा रिलेशनशिप किसके बीच, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने स्टडी किया एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में। अब हम क्या स्टडी करेंगे कि कब मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब मेरा टॉर्क यानी कि n क्या हो जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। इफ़ द टॉर्क n एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ज़ीरो, द एंगुलर मोमेंटम l इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब अगर मेरा l कॉन्स्टेंट हो गया, सॉरी n मेरा ज़ीरो हो गया, तो टर्म कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यही सेम इक्वेशन यूज़ की है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो, तो l मेरे पास किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मेरा n ज़ीरो हो जाए तो मेरा l किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म के। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अब प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन एंड सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ आर सम ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स। तो अब अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, तो अगर उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट वही सेम स्टेटमेंट, इफ़ द टोटल टॉर्क इज ज़ीरो देन dl/dt इक्वल्स टू ज़ीरो एंड द एंगुलर मोमेंटम l इज़ कंजर्व्ड। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो इसका प्रूफ, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा जिसमें आर वेक्टर क्या है, पी वेक्टर क्या है, हमने ये डिफाइन किया। फिर अब दोनों साइड्स पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव परफॉर्म कर देंगे। राइट हैंड साइड पे यूवी रूल लगा। डन। अब पी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पी वेक्टर की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, और dr/dt वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के इक्वल है। डन। सेम वही स्टेप्स जो पहले यूज़ किए, दोनों क्वांटिटीज़ में से m कॉमन आ रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर क्वांटिटीज इज ज़ीरो। डन। और हमें मालूम है कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, और n क्या है, मेरा टॉर्क है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने टॉर्क का एक दूसरा सिंबल यूज़ किया है जो कि कुछ टी शेप में होता है, और उसके ऊपर है एक वेक्टर। तो आप n सब्सटीट्यूट कर सकते हो या टॉर्क भी यूज़ कर सकते हो, तो इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो इट मीन्स अब मेरे पास ये चीज़ आ गई विच इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क के इक्वल आ गया।
ये वही चीज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। अब इस इक्वेशन को क्या करो, यानी कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दी तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करके देना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, अब एक फोर्स के द्वारा कितना काम किया जाता है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अब हमने कोई काम किया है, काम किसके ऊपर किया, एक पार्टिकल के ऊपर। एक पार्टिकल को एक पोजीशन 1 से लेकर दूसरी पोजीशन तक शिफ्ट करवाने का काम हमने किया। ठीक है, जैसे कोई बॉक्स है, आप उसको पुश कर रहे हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। ठीक है, तो उस वर्क डन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, W12 की फॉर्म में, यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। ओके, और ये मेरा फॉर्मूला है वर्क डन का। इंटीग्रेशन में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये हो गई, F.dr डन। और फर्दर F किसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमने क्या किया, मास इनटू वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉरी गाइज, आई हैव मिस्टेकन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन, फर्दर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे dv/dt आ गया। अब मास क्या है, कांस्टेंट होता है एक पार्टिकल का, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, dv/dt को एज इट इज़ रखा, dr को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dt कर दो। अब dr/dt किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का, तो यहाँ पे v सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इस dt और dt को आपस में कैंसिल कर दो, तो पीछे से मेरे पास क्या बचेगा, v dv। तो ये चीज़ बची मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2। 2 हमने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बचा, v²। ठीक है, तो यहाँ पे ये d नहीं आएगा। ओके, तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अब हम लोगों ने ये चीज़ भी स्टडी की हुई है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv², तो v2 सेकेंड पार्टिकल के विद रिस्पेक्टिव है, तो यहाँ पे T2 आ गया और माइनस T1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, वेयर T2 एंड T1 आर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल इन पोजीशन 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, W12 यानी वर्क डन इन शिफ्टिंग a particle from position 1 to position 2 is greater than 0. That is, work is done by a force on a particle and as a result the kinetic energy of the particle is increased. मतलब जो भी हमने किसी पार्टिकल के ऊपर काम किया है उसकी वजह से मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है, अगर मेरा T2 है वो ग्रेटर है T1 से। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट हो जाए यानी कि T1 ग्रेटर देन T2 हो जाए, तो मेरे पास जो W12 होगा वो लेस देन, यानी वर्क डन कम हुआ है 0 से, यानी वर्क इज डन बाय अ पार्टिकल अगेंस्ट द फोर्स एंड एज अ रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीज्ड। कहते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रही थी हमने उसके अगेंस्ट काम किया है। फॉर एग्जांपल अ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, सपोज एक स्लिपरी फ्लोर है, ठीक है, वहाँ पे अब फिसलन होगी लेकिन आप लोग फिर भी चलते जा रहे हो, आप एक तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो गाइज ये हमारा जो मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल का टॉपिक है वो यहीं पे अब एंड हो रहा है। तो अब इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।